सहित जन्म के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ही क्या बोला जाता है? स्वास्थ्य है। केवल बीमारियों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं बोलते। मैंने आपको बताया था WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करें। आपको याद है कि हमारी आप जानते हैं भारत सरकार ने सन 1951 में सबसे पहले एक योजना, यानी ऐसा अपन कह सकते हैं कि एक योजना चलाई थी जिसका नाम क्या था? वो लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब प्रारंभ हुआ था? इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों चलाया गया था? मैं आपको बता देता हूँ। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए चलाया गया था ताकि जो जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उन सबको एक स्वास्थ्य अपन बनाए रख सकते हैं, उनका शारीरिक उनको स्वास्थ्य दे सके, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन दे सके। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की फैली हुई भ्रांतियां, समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको दूर करना। जो लिंग अनुपात में जो अंतर था उसको समान बनाए रखना। लिंग अनुपात का मीन्स मैंने आपको बताया कि जो नर और मादा बच्चों की जो संख्या में अनुपात है वो बराबर रखना, जो भेदभाव होता था उसको दूर करना। क्लियर? दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर किशोरावस्था में जो बदलाव आते हैं उन बदलावों के बारे में बच्चे को बताना, जागरूक करना। और इसका मेन इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया कि जो एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी कह रहे थे यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोगों के बारे में लोगों को बताना और उनको नियंत्रण के उपाय बारे में बताना, जागरूक करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। और बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना, ये मैंने आपको बताया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, किसने चलाया, ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा आपने देखा था परिवार नियोजन कार्यक्रम को आज हम किस नाम से जानते हैं? परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। आरसीएच कह रहे थे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर, याद है ना आपको? आरसीएच का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। दूसरा आप जानते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपको याद है कि इसने सबसे पहले एक सहेली नामक गर्भवत गोली बनाई और एक वीकली पिल्स होती है, सप्ताह एक गोली होती है, ये हमने पढ़ाया। इसके बाद मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन कार्यक्रम को ऑडियो विजुअल यानी कि लोगों को सुना करके, दिखा करके, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, पेरेंट्स, टीचर सभी लोगों ने इसमें मदद की। और सबका अपन कह सकते हैं ड्यूटी भी होती है कि लोगों तक वास्तविक जानकारी पहुंचाना और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाना, एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। क्लियर? इसके बाद हमने डिस्कस किया था एम्नियोसेंटेसिस, उलवेदन विधि। आप जानते हैं कि उलवेदन विधि वह तकनीक होती है जिसमें जो अंदर विकसित हो रहा है उसकी स्थिति को जान सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था, एक आप एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा जान सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जान सकते हैं कि जो अंदर जो भ्रूण है वो वृद्धि कर रहा है तो वो स्वस्थ है कि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है। तो आपने देखा था जो एम्नियोसेंटेसिस के माध्यम से हम आनुवंशिक विकारों का पता लगाते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो एक उसके चारों साइड एक द्रव भरा होता है जिसको अपन एम्नियोटिक द्रव कह रहे हैं। उस एम्नियोटिक द्रव में उस बच्चे की बहुत सारी कोशिकाएं गिर जाती है, तो अपन इंजेक्शन की सहायता से, सिरिंज की सहायता से उस एम्नियोटिक द्रव को अपन बाहर निकालते हैं। उस एम्नियोटिक द्रव को अपन बाहर निकालते हैं, इसे आप दिखा सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो एम्नियोटिक द्रव, इसको दिखाओ, मैंने आपको बताया कि एम्नियोटिक द्रव को उस सिरिंज की सहायता से निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। आपने देखा कि जो उसके अंदर जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। क्लियर? 23 पेयर्स। बट इसमें कोई नंबर घटता बढ़ता है तो उसको आनुवंशिक विकार कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो इनका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? जैसे आप जानते हैं कौन कौन सी डिसीज थी? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सेल एनीमिया। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि एम्नियोसेंटेसिस में कौन कौन से विकारों का पता लगाते हैं। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया लिंग परीक्षण में। बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि इससे पता लगा लेते थे कि जो अंदर भ्रूण है वो नर बच्चा है, मादा बच्चा है, और कहीं मादा बच्चा होता था तो उसको वो टर्मिनेशन करा देते, समाप्त करवा देते थे, टीवी करवा देते थे उसका। तो इसकी वजह से लगातार इसमें देखा गया था कि मादा भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगाया गया। आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम्नियोसेंटेसिस पर लीगली कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो आप आंसर जानते हैं क्योंकि इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मादा भ्रूण हत्याएं बढ़ रही थी।
और लिंग अनुपात बिगड़ रहा था, इसलिए इस पर लीगली अपन कह सकते हैं कि वैधानिक रोक लगा दी गई थी। ठीक है जी। दुरुपयोग था इसका, उपयोग अलग था। उपयोग क्या था? गुणसूत्र विकारों का पता लगाना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। एम्ब्रियोसेंटेसिस क्या है, कौन से द्रव को कौन सी बीमारियों को पता लगा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जनसंख्या विस्फोट। आप जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का अत्यधिक दर से बढ़ जाना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्लियर? जनसंख्या बढ़ने की मैंने आपको कुछ कारण बताए थे। जनसंख्या बढ़ने के कारण आप जानते हैं, सुनिए, जनसंख्या बढ़ने के कारण आपको याद है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि मातृ मृत्यु दर अधिक हो गई थी। हाँ, तो आपने देखा था मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। इसके बाद आपने देखा जन्म दर में वृद्धि और विवाहित जो जन्म योग लोग हैं उनकी वृद्धि, है ना, बाल विवाह और अंधविश्वास, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जनसंख्या क्या हुई है, बोलो, बढ़ी है। अब जनसंख्या बढ़ने से हम जानते हैं कि जो बेसिक आधारभूत जो समस्याएं होती है, आधारभूत आवश्यकता है, उनकी कमी आई। जैसे कि आपने देखा रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इनमें आपने देखा था निरंतर अभाव हुआ, इनका लोगों में कंपटीशन बढ़ा, यानी कि कमी आई। तो हमारे पास एक ऐसी आप जानते हैं और भी बहुत सारी समस्या आप जानते हैं, पॉल्यूशन हुआ, महंगाई हुई, बेरोजगारी, ऐसी बहुत सारी समस्या और उत्पन्न हुई। तो आज हमारे पास सरकार के पास एक उद्देश्य है या एक दबाव है जो है कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रण कर सके। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे उपाय चलाए। आपने देखा सरकार ने छोटे परिवार को बढ़ावा दिया, है ना, कुछ स्लोगन दिए, हम दो हमारे दो, इस तरह से लोगों को जागरूक किया गया। बड़े शहरों में तो मैंने आपको बताया था हम दो हमारा ये, इस तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और विवाह की जो वैधानिक आयु निर्धारित की गई, मैंने आपको बताया था फीमेल के लिए मानव के लिए 18 वर्ष और नर के लिए 20 वर्ष, ये वैधानिक आयु है। तो इसका लोगों को बताया गया, छोटे परिवार के महत्व को बताया गया। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो जनसंख्या को हमने नियंत्रण किया गया था। क्लियर? तो ये सारी बातें हमने कर ली है। इसके बाद हमने पढ़ा था गर्भरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपको याद होना चाहिए ऐसे मेथड्स जो अनैच्छिक गर्भ को रोकते हैं उन्हें अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते थे। याद है? The method which prevent unwanted pregnancy are known as the contraceptive methods. जनरली 3 टाइप के थे, आपको याद है? अलग-अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया था। कुछ प्राकृतिक थे, क्लियर, कुछ अपन कह सकते हैं प्राकृतिक थे, कुछ कृत्रिम थे, इसमें अस्थायी और स्थायी थे। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो अस्थायी है, बाद में हम बात करेंगे स्थायी। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राकृतिक उपाय में 3 है, आपको याद है? नेचुरल मेथड्स जो होते हैं वो 3 होते थे। कौन कौन से थे? 3 आवधिक संयम, तो आप जानते हैं कि जो आवधिक संयम था, पीरियडिक अब्स्टिनेंस, और एक प्राकृतिक मेथड मैंने आपको बताया था, सामान्यतः इस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने के रोकने के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अंडरलाइन हो रहा है कि प्राकृतिक सिद्धांत है, गर्भरोधक के प्राकृतिक उपाय है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये लाइन इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में लिखा हुआ है। क्लियर? तो प्राकृतिक में अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले आवधिक संयम, पीरियडिक अब्स्टिनेंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि मासिक चक्र मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। हम जानते हैं कि अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? 14 दिन होता है, 14 डे मासिक चक्र के मध्य में। और आप जानते हैं कि अंडोत्सर्ग का थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, 14 दिन के 13 दिन हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं थी, बट पर मैक्सिमम अपन कह सकते हैं कि मिडल ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। बट आपने देखा था कि 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक, मासिक चक्र के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक जो अंडोत्सर्ग अवधि इसको बोलते हैं अपन, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, निश्चय अवधि कहते हैं। याद है? क्योंकि इसमें अंडोत्सर्ग की संभावना अधिक होती है ना। तो इस अवधि में यदि लैंगिक क्रियाओं से बचा जा सकता है तो गर्भावधि से भी बच सकते हैं। तो आपने देखा ये 10वें दिन से 17वें दिन तक यदि हम लैंगिक क्रियाओं से बचते हैं तो गर्भ धारण से भी बच सकते हैं। तो एक तरीका था, और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। बट फेल्यूर रेट थोड़ी सी रहती है, यदि अपन को दिनों का ध्यान नहीं रहा तो फेल्यूर संभावना है। और मैंने आपको बताया था जो लोग बच्चे चाहते हैं वो इन दोनों के बीच ही लैंगिक क्रिया करते हैं, तो उसकी वजह से उनको संतान हो पाती है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था विड्रॉल मेथड्स, बृहस्पलन विधि। बृहस्पलन विधि में आप जानते हैं कि जो नर जो होता है, मेल पार्टनर जो होता है, वो विड्रॉ हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन,
जो मेल होता है वो अपने पेनिस को मादा जनन अंगों से जो वीर स्खलन से पहले ही अपने लिंग को बाहर कर लेता है, जिसकी वजह से वो वीर सेशन से बच जाता है और इस तरह से गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, क्लियर। इसके बाद आपने देखा इसकी भी फेल्योर रेट है थोड़ा सा हाई है। और थर्ड आपका था लैक्टेशनल अमीन्यूरिया, स्तनपान अनार्थक। इस मेथड में आप जानते हैं कि जब तक जो मदर है बच्चे को मिल्क फीड करा रही है, इंटेंस मिल्क को फीड करा रही है, बच्चा पूरी तरह से माता के मिल्क पर निर्भर है, तब तक उस महिला को दोबारा मासिक चक्र नहीं आते हैं। कारण मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क फीड कराते हैं तो हम जानते हैं कि कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एलएचएफएसएस को, तो जिसकी वजह से मासिक चक्र नहीं आते हैं, क्लियर। तो इस तरह से बचा जा सकता है गर्भधारण से। तो ये तो थे प्राकृतिक उपाय, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई अपने खरीद कोई प्रकार का केमिकल, कोई प्रकार का एंजाइम हार्मोन उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरियर्स, है ना, रोधक विधि। रोधक विधि आप जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने नहीं दिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रोधक किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें आपने देखा था रोधक जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूं कंडोम्स, तो कंडोम्स आप जानते हैं रबर और लेटेक्स के बने होते हैं, क्लियर, रबर और लेटेक्स के बने होते हैं। और जो नर या मादा जो अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, उन पर इनको लैंगिक क्रिया करने से पहले इनको लगा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो शुक्राणु या अंडाणु होते हैं वो नर से मादा के पास नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरह से गर्भधारण से बच सकते हैं। कंडोम्स का मैंने आपको बताया था हाल ही के वर्षों में उपयोग बढ़ा है, क्योंकि इसके गर्भनिरोधक के अलावा कुछ अतिरिक्त फायदा है। अतिरिक्त फायदा आपने देखा था कि आपको गर्भधारण से तो बचाता ही है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह तो ये काम करता है, एज वेल एज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एसटीआई। ये आपको एसटीआई से भी बचाता है, विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडी से भी बचाता है, इसलिए इसका रिसेंटली यूज बढ़ा है। क्लियर हो गया आपको? हाँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कंडोम्स होते हैं ना, ये डिस्पोजेबल होते हैं, मींस एक बार यूज करने के बाद ये आपको फेंकने होते हैं, इनका दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया था कुछ फीमेल के लिए मेथड से, जैसे डायफ्राम था, सर्वाइकल कैप था, बोल्ट था। ये केवल और केवल फीमेल के लिए होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, और ये भी रबर और लेटेक्स के बने होते हैं, इनको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि इनकी प्राइवेसी रहती है, व्यक्ति जो होता है वो खुद इनको यूज कर सकता है, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है, इनकी वजह से इनको लोग खूब यूज भी करते हैं, क्लियर। तो ये हमने देखा। कंडोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, निरोध करके था, जो एक मशहूर ब्रांड आपकी दुकान में लगा हुआ था, है ना, तो ये आपको याद रखना है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट के गर्भधारण से तो बचाते हैं, गर्भनिरोधक की तरह काम करते हैं, बट एसटीडी से नहीं बचाते। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, आपकी बुक्स में भी लिखा था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का आदर्श गर्भनिरोधक की क्या-क्या विशेषताएं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। ये जो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा बात आप जानते हैं इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था जो आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और फोर्थ हमने देखा था इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और हो तो कम से कम होना चाहिए। और फिफ्थ आप जानते हैं जो लैंगिक इच्छा होती है ना, उनमें इबादत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने बताई थी, क्लियर। इसके बाद हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किए जाते हैं वो होते हैं आईयूडीएस, आईयूडी या आईवीएस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कह रहे थे, या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईवीएस मैंने आपको बताया था एक विशिष्ट अपन कह सकते हैं कि ट्रेंड डॉक्टर की सहायता से या नर्स की सहायता से इनको इंसर्ट कराया जाता है, और एक उन महिलाओं के लिए जाना अच्छी है या उन महिलाओं को सजेस्ट किए जाते हैं जो महिलाएं बच्चों में जाना गैप चाहिए, जाना अंतराल उनको चाहिए होता है, उनके लिए बेस्ट मेथड होते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे ज्यादा स्वीकार मेथड है। इंपोर्टेंट बात मैंने आपको ये बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक बायोलॉजी के छात्र हो और यदि कोई महिला है वो गर्भनिरोधक उपाय चाहती है और वो बच्चों के बीच में एक लंबा अंतराल चाहती है, तो आप विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधक उपाय हैं, उनमें से उस महिला को कौन सा गर्भनिरोधक उपाय की सलाह दोगे, है ना, आईयूडी की आप सलाह दे सकते हो उसको, ठीक है। अब आईयूडी आपने देखा था अलग अलग प्रकार की थी, मैंने आपको 3 कैटेगरी में इनको बांटा था, आपको याद है। सबसे पहले हम बात करें ऑस्टिराइन, है ना, तामाकोचक और हार्मोन कोचक।
इसको नॉन मेडिएटेड कह रहे थे। औषधि रहित का एग्जांपल था लिपेज तामामोचर की आपने देखा कॉपर की कॉपर 7 मल्टीलोड 375 है ना। इसमें आपको याद होना चाहिए कि कॉपर में कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर आयंस निकलते हैं और ये कॉपर आयंस जो है ना वो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं, उनकी बचकाणु क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस तरह से एक गर्भनिरोधक कार्य करते हैं। हार्मोनल बारे में आपने देखा था दो थे, प्रोजेस्टेसर्ट और एलेस्टेरोन। इनके अंदर मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं और ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भधारण को रोकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी आपको बता दी कौन कौन सी। कॉपर टी इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और जो कॉपर रिलीजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर टी क्या है, कैसे कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने नोट्स में भी दिया था और आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे ओसीपी। ओसीपी क्या होती है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओसीपी कह रहे थे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये मुखी गर्भनिरोधक गोलियां इनको बोलते हैं। और ये मुखी गर्भनिरोधक गोलियां मैंने आपको बताया था उन महिलाओं के लिए होती हैं जो जाना मतलब कुछ महीनों का अंतराल चाहती है, कुछ सालों का अंतराल चाहती है, तो एक महिला इनको खाती रहती है। इनके अंदर मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन हो सकते हैं, है ना। इनको प्रतिदिन खाया जाता है और स्पेशली मैंने आपको बताया 21 दिन तक खाते हैं इनको, है ना। स्टार्टिंग के 5 दिन नहीं खाते हैं और लास्ट के 3 दिन नहीं खाते हैं। बताया था आपको। ऐसे मान लो किसी महिला को 5 मासिक चक्र स्टार्ट हो रहा है तो 5वीं डेट से 5th डे से उसको खाना होता है। तो ये मैंने आपको बताया था लगातार 21 दिन तक खाना होता है। और जो स्टार्टिंग में खा भी रहे होते हैं तो उनमें कोई केमिकल नहीं होता है ना। तो 5वें दिन से जो खाते हैं वो फंक्शनल होती है, उनमें केमिकल होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब आपने देखा था ये काम कैसे करती हैं, गर्भनिरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं। गर्भनिरोधक गोलियां आपने देखा था कि ये अंडोत्सर्ग को रोक देती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दे इनहिबिट द ओवुलेशन। ये ओवुलेशन नहीं होने देंगे, अंडोत्सर्ग नहीं होने देंगे। अंडा नहीं आएगा तो आप जानते हैं कि निषेचन भी नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा। आपने देखा था इसमें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी आपातकालिक गर्भनिरोधक जो 72 घंटे के अंदर अंदर प्रभावी होता है, इनको अपन अनवांटेड 72 या आईविल्स के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा था कि ये केवल 72 घंटे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और कितने घंटे तक प्रभावी होती है? 72 घंटे तक। ठीक है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी ये सारी बातें हो गई थी। फिर हमने बात की स्थायी विधियां, कुछ सर्जिकल मेथड्स इसको कह रहे थे, है ना। बंध्याकरण विधियां कह रहे थे, क्या कह रहे थे इसको? यही कह रहे थे। हाँ, तो सर्जिकल या शल्यक्रिया विधियां कह रहे थे। शल्यक्रिया विधियां मैंने आपको बताया था स्थायी विधि होती है। ये उन लोगों के लिए, दंपतियों के लिए सही मानी जाती है जिनको आगे और बच्चे नहीं चाहिए और अंतिम विधि के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। नर के लिए आप जानते हैं इसको नरनसबंदी या वासेक्टोमी कह रहे थे। इसमें वास डिफरेंस को, शुक्र भाग को काट करके बांध दिया जाता है ना। और मैंने आपको बताया था वासेक्टोमी कर रहे थे। और माताओं के लिए क्या होता है? इसमें फैलोपियन नलिका को या अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। तो वासेक्टोमी और मेल वासेक्टोमी नर के लिए होता है और ट्यूबेक्टोमी माताओं के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन और आता है कि ये बहुत ही प्रभावी विधि है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बहुत ही प्रभावी विधि है, फिर भी इनको अंतिम विधि की भी उपयोग किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो आपको बताया था क्योंकि इनमें रिवर्स होने की संभावना, गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इनको रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा से उसी स्थिति में नहीं ला सकते। आपको लिखाया था, अंडरलाइन कराया था। यस सर। क्लियर? तो ये होगा। तो आपने देखा था ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको बताया था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप जानते हैं जानबूझ करके या स्वेच्छा से, है ना। आप जानते हैं जानबूझ करके या इंटेंशनली या वॉलंटरी और इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। तो जानबूझ करके या स्वेच्छा से गर्भ का पूर्ण होने से पहले उसको समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है? एमटीपी। एमटीपी को हमारी सरकार ने कब मान्यता दी थी? 1971। आपको याद है बहुत सारे देशों में ये बहस है कि एमटीपी को मान्यता दी जाए या ना दी जाए। क्लियर? क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू थे, भावनात्मक, सामाजिक, है ना, धार्मिक, नैतिक। इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे देशों में इसको अभी परमिशन नहीं है, लेकिन हमारे देश में इसको कानूनी मान्यता है। आप जानते हैं कि एमटीपी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हमको परमिशन देता है या करने का कानून है। तो आपने देखा विशेष परिस्थिति, जैसे कि आपने देखा कि बच्चे के अंदर भ्रूण के अंदर कोई जन्मजात बीमारी हो, क्लियर, कोई बाय बर्थ कोई डिसऑर्डर हो। दूसरी बात आपने देखा कि गर्भावस्था बने रहना माता और बच्चे के लिए खतरा हो।
ठीक है, रेप के केसेस की प्रेगनेंसी हो, या गर्भनिरोधक उपाय उपयोग कर रहे थे उनके फेल हो जाने की प्रेगनेंसी हो, या पहले से उपस्थित बच्चे हो, इन परिस्थितियों में एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपी के लिए आपने देखा एक शर्तें हैं, एक क्वेश्चन आता है एमटीपी क्या है और एमटीपी की कौन-कौन सी शर्तें हैं। एमटीपी कराना आपने देखा था प्रथम तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुरक्षित होता है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है और एक डॉक्टर की परमिशन से इसको करा दिया जाता है आसानी से। बट 12 सप्ताह के बाद की यदि प्रेगनेंसी है तो डॉक्टरों की सलाह जरूरी है। और आपने देखा कि इसमें थोड़ा संभावना माता के लिए रिस्क बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया था कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, अनट्रेंड डॉक्टर हैं जिनसे एमटीपी कराया जा रहा है और इसकी वजह से अनट्रेंड डॉक्टरों की वजह से माता के लिए रिस्क बन जाती है। लोग जाकर के चुपके से कहीं करा लेते हैं और जो अनट्रेंड डॉक्टर होते हैं तो माता के लिए रिस्क बढ़ सकती है। तो ये मैंने आपको बताया था और इसका मिसयूज भी देखा गया था क्योंकि बहुत सारे लोग पहले सेक्स डिटरमाइन यानी कि सेक्स चेक करा के जाते हैं कि नर है मादा, लोग एमटीपी करा लेते हैं। तो इस पे कुछ शर्तें हैं इसके लिए बनाई गई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो एमटीपी क्या होता है ये सारी चीजें आपने जान ली। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, एसटीडी है ना, यौन संचार में लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कह रहे थे, एसटीडी कह रहे थे, एसटीआई कह रहे थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, पीआईडी भी कह रहे थे इसको, पेल्विक रिप्रोडक्टिव डिसीज बीडी भी कह रहे थे, मिनरल डिसीज भी कह रहे थे, याद है आपको। तो ये सारे नाम आपने देखा था एसटीडी के लिए हैं। अब मैंने आपको बताया था यौन संचारित रोग क्या होते हैं। ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा लैंगिक क्रियाओं द्वारा एक व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं उन्हें हम एसटीडी कहते हैं। चलिए आप बताया था आपको एसटीडी के बारे में, याद है। अब एसटीडी आपने देखा था विभिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से होते हैं, यौन संचारित रोग हैं और मुख्य रूप से इन रोगों का मैंने आपको बताया था फैलने का जो तरीका होता है वो फ्लूइड होता है ना। कोई भी बॉडी फ्लूइड्स आपने देखा, कोई भी द्रव, शरीर का द्रव, चाहे वो शुक्राणु हो, वीर्य हो, या मेल नर का कुछ फ्लूइड हो या मादा का फ्लूइड हो, है ना, चाहे आपका ब्लड हो, सलाइवा हो, इनके थ्रू ये फैल सकता है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज ना हो, है ना, तो इस बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्लियर, सुनिए। तो ये मैंने आपको बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं सभी बीमारियों के। सिम्टम्स ये थे कि आपके जो जनन है उनमें कोई द्रव निकलना, स्त्राव होना, उनमें मवाद पड़ जाना, उनमें अपन कह सकते हैं स्वेलिंग आ जाना, उनमें जलन रहना या थोड़ा सा पेन रहना, दर्द रहना, ये इसके कुछ कॉमन लक्षण थे। मैंने आपको नंबर दिलाए थे, पॉइंट्स किताब में हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कुछ बीमारी ऐसी होती हैं इनमें से कि जिनका इलाज नहीं है। कौन कौन सी आपको याद है, मैंने आपको एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी। क्लियर, तो एड्स हेपेटाइटिस बी ऐसी है जिनका इलाज नहीं है। बाकी बीमारियों का हम यदि शुरुआत में ही और जेनेटिक हर्पीस का है ना, हाँ, तो आपने देखा ये कुछ ऐसी बीमारी थी 2-3 जिनका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी कह सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो डिसीज थी इनका यदि अपन शुरुआती में उपचार किया जा सकता है, शुरुआत में अपन इनको पता कर लेते हैं तो इनका इलाज संभव है। तो एक यौन संचारित रोग थे, इनके समाज में क्या होता है कि लोग इनको बताते नहीं है, छुपा लेते हैं, तो बीमारी बहुत बढ़ जाती है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बंधेकरण, सही, स्टेरिलिटी। चलिए, बंधेकरण के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टेरिलिटी कह रहे थे। देखिए, बंधेकरण ऐसी स्थिति को कह रहे थे, आपने देखा कि चाह करके भी या चाह करके भी असुरक्षित यौन संबंधों के बावजूद भी यदि कोई दंपति संतान उत्पन्न ना कर पाए तो इस स्थिति को अपन क्या कह रहे थे, बंधता कह रहे थे। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था हमारे देश में ज्यादातर बंधता का ऐसा माना जाता है कि कोई नर या मादा है और वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो स्पेशली उस मादा को दोषी ठहरा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है, इसकी कुछ कंडीशन हो सकती है, वो नर में भी हो सकती है और मादा में हो सकता है। तो इस तरह से किसी फीमेल को इसके लिए ब्लेम करना गलत है। ठीक है, इसके कारण आपने देखा था बंधता के कुछ सामान्य कारण थे, जैसे आपने देखा था कोई जन्मजात हो सकता है, कोई औषधि कारण हो सकता है, इवन आपने देखा था साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, मानसिक अपन कह रहे थे, और कोई आपने देखा था जो प्रतिरक्षात्मक कारण भी हो सकता है। क्लियर, हो सकता है उस महिला के अंदर अंडाणु नहीं बन रहे हो या कुछ ऐसी एंटीबॉडी बन रही हो जो शुक्राणु को कम मार देती हो, या नर के अंदर शुक्राणु खुद ही नष्ट हो जाते हो, या संख्या कम हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
क्लियर? हाँ, तो मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधुता किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये की थी कि इसके आज हमारे पास बहुत सारे, आप जानते हैं साइंस के बहुत सारे तरीके अपनाए ऐसे लोगों के लिए जो सामान्य अवस्था में संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो उनको अपन एआरटी, मैंने आपको बताया था एआरटी सेंटर्स होते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो एआरटी सेंटर की सहायता से अपन सलाह ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स थे, तो इसके बाद मैंने बताया था इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में मैंने आपको बताया था। इन विट्रो एक वर्ड मैंने यूज किया था। इन विट्रो आप जानते हैं शरीर से बाहर, विट्रो का मींस क्या होता है, बात नहीं कर सुने, विट्रो का मींस होता है शरीर से बाहर। क्लियर? यदि आपने देखा कि कोई व्यक्ति या कोई दंपति सामान्य अवस्था में संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो उस पति से या दाता पुरुष से शुक्राणु ले लिए जाते हैं, या उस पत्नी से या किसी दाता महिला से अंडाणु ले लिए जाएंगे और उनको लैब के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन उनको फर्टिलाइज कराया जाएगा और टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचित कराया जाएगा और 8 कोशिका तक या 8 कोशिका तक जाना तक उसको वृद्धि कराया जाएगा। 8 कोशिका तक का भ्रूण है तो उसको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे, इसको अपन जिप्ट कहेंगे, जाइगोट होगा फैलोपियन ट्रांसफर। और 8 कोशिका तक जाना क्या है तो उसको सीधा यूट्रस में रखेंगे, उसको आईयूटी कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आगे का विकास उस महिला के गर्भाशय में ही होगा, पूरा बच्चा अपन टेस्ट ट्यूब में नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बने हुए बच्चे को हम क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर। आपने देखा था बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी होती हैं जिनके अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं हो रहे होते हैं, बाकी उनका गर्भाशय सामान्य, वो सामान्य अवस्था में निषेचन उनके अंदर हो सकता है, गर्भाशय में जो भ्रूण की गर्भावधि के लिए जो समय होता है वो तैयार कर सकती है, मतलब ऐसा वातावरण वो प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर अंडा नहीं बन रहे। तो ऐसी महिलाओं के लिए हम सलाह डॉक्टर देते हैं गिफ्ट की। गिफ्ट आप जानते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपसे पूछेंगे कि भाई आप बायोलॉजी के छात्र हो, तो आप बताइए कि कोई महिला ऐसी है जो एक बच्चे के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकती है उसके विकसित होने के लिए, लेकिन उसके अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, उसका पति भी सामान्य है, तो आप ऐसी महिलाओं के लिए कौन सी एआरटी की सलाह दोगे? उसको किसकी सलाह? तब आप उसको गिफ्ट की सलाह दोगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की आप गिफ्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? तो गिफ्ट में आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था ईटी का मतलब मैंने बता दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है जो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, उसको ईटी कह रहे हैं। यदि किसी पति के अंदर शुक्राणु कम है या उसके अंदर एक ही शुक्राणु है वीर्य के अंदर, तो उसके लिए अपन आईसीएसआई की सहायता से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन करेंगे, डायरेक्ट इस पर कोई इंजेक्शन की सहायता से अंडाणु के अंदर ही निषेचित करा दिया जाता है, तो एक भी शुक्राणु से वो पिता बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक शुक्राणु है तो क्या करेंगे, तो आईसीएसआई। और यदि शुक्राणु संख्या है बट कम है या कम गतिशील है तो उसके लिए एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में नर के शुक्राणुओं को अपन माता जन्मार्ग तक रख देते हैं, या फिर शुक्राणु कम गतिशील है तो गर्भाशय तक रख देते हैं, उसको आईयूआई कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। याद है आपको? तो ये मैंने आपको बता दिया था। और क्या देखा था आपने इसमें? एआई हो गया, आईयूआई हो गया, यूटी हो गया, जिप्ट हो गया, गिफ्ट हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। टेस्ट में भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओवरऑल एक मेथड्स का उपयोग ये था कि जो दंपति होते थे उसको किसी भी तरह संतान हो सके, तो मैंने आपको बताया था हमारा कानून ये भी हमको सलाह देता है कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो उनका कोई नहीं है, है ना, अनाथ बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को गोद लेने का भी हमारी सरकार मान्यता देती है यदि उनको बच्चे चाहिए ही तो। क्लियर? तो ये सारी बातें थी इस चैप्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर।